बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, फंक्शंस एंड ग्राफ। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन थी फंक्शन से रिलेटेड वो मैं पढ़ा चुका हूं। वो आपको वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर और साथ ही कमेंट के अंदर उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपने वो डेफिनेशन और कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है, फंक्शंस के बारे में, तो फिर इन सवालों को हल करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। चले जी, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शंस। हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस दिए हैं, हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन के बारे में आपको डेफिनेशंस पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अच्छे तरीके से वो पढ़ लिया है तो सवालों को हल करना बहुत आसान है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डोमेन यानी पॉसिबल इनपुट, जो इनपुट करें हमें आउटपुट लाजमी मिले। फंक्शंस के अंदर जो भी इनपुट करें पॉसिबल इनपुट्स, वो हमारे पास डोमेन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मेरे पास ये फंक्शन गिवन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। मुझे इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है, ये पॉसिबल इनपुट्स। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इस टाइप के अंदर होता है। अब जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, आपने डोमेन फाइंड आउट करनी हो, एक लाइन के अंदर आपको बताऊंगा, आंसर आपने याद रखा करना है। लेकिन पहले चीजें थोड़ा कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं कि हम डोमेन को कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो मर्जी वैल्यू एक्स की यहां पे पुट करें, चाहे नेगेटिव पुट करें चाहे पॉजिटिव पुट करें, आपको आंसर लाजमी मिलेगा। अगर आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी ले लें, कोई भी नंबर ले लें, जैसे -1 ले लिया, +1 ले लिया, जैसा मर्जी लें, नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, इसमें पुट करने से आपको आंसर लाजमी मिलेगा। जब इनपुट करने से आंसर आते चले जाएं, ठीक है, जो इनपुट्स होती हैं वही हमारी डोमेन होती है, चाहे आप नेगेटिव नंबर्स लें चाहे पॉजिटिव नंबर लें। ठीक है, और याद रखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, ये वर्ड मैं लिख रहा हूं डिफाइंड, यहां पर डिफाइंड से मुराद क्या है, यानी उस पर आंसर आता है, एग्जिस्ट करता है। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो मर्जी रियल नंबर लें, इसमें पुट करते चले जाएं, आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, पॉसिबल इनपुट सारी की सारी रियल लाइन होगी, रियल सेट होगा हमारे पास। ठीक है, तो याद रखिए जब भी आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन जो होती है हमारे पास, सिंपल एक लाइन के अंदर आपने याद रखनी है, डोमेन ऑलवेज सेम। जैसा मर्जी फंक्शन दिया हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आते सेकेंड पार्ट की तरफ, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसकी भी डोमेन को आपने समझना है। इसको मैं फार्मूले के जरिए से भी करवाऊंगा और आपको कंसेप्ट भी बता देता हूं। अब देखिए यहां पर जो जी ऑफ एक्स है, ये मेरे पास एक रैशनल फंक्शन है, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन है। जब भी पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन हो, बस हमने ये देखना है नीचे किस वैल्यू पे 0 आंसर आता है। जिस वैल्यू पे 0 आंसर बनता हो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता। अगर इधर मैं -3 पुट करूं, -3 + 3, नीचे क्या हो जाएगा 0। जब भी ऊपर कोई नंबर हो नीचे 0 आ जाए, इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसकी डोमेन को कैसे लिखना है हमने। सो फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, इधर मैं लिख रहा हूं नॉट डिफाइंड। क्या लिखा, नॉट डिफाइंड, यानी किस पॉइंट पर मेरा आंसर नहीं आता। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर हो जाए, x + 3 = 0, और यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3,
यानी -3 पर मेरा आंसर नहीं आएगा, ये इनपुट नहीं होगी। अगर इसे इनपुट कर जाएं तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये इनपुट का हिस्सा नहीं होगा। अब इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, तो डोमेन हमारे पास आ जाएगी इस फंक्शन की, डोमेन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स को ही लेके चलना है हमने, सेट ऑफ रियल नंबर्स का, लेकिन रियल नंबर में ये नंबर नहीं रखना हमने, अगर इसको रखते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से निगलेक्ट कर दें कौन सा वाला नंबर, सिर्फ -3, ये इसकी हमारे पास डोमेन बन जाएगी। अब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं। ये मेरे पास लीनियर टाइप का फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है, लीनियर, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, cx प्लस डी, फार्मूले की मदद से भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ई कैट के अंदर ये सवाल आ जाएं फिर बच्चों के लिए आसान होता है इसको हल करना, ठीक है। ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है। जब ऊपर और नीचे लीनियर हो, इधर मैं लिख देता हूं ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड, फार्मूले की मदद से जैसा मर्जी फंक्शन आ जाए, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, आपने डोमेन इस फार्मूले से कैलकुलेट करनी है। तो डोमेन का फार्मूला होगा हमारे पास इस फंक्शन का सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस डी बाय सी, ये याद रखना है आपने, यानी ax प्लस सी इधर लीनियर, cx प्लस डी इधर लीनियर। अब इसको कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू। a की वैल्यू 1 है जी, 1 आ गई, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 0 आ गई हमारे पास, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, ये आ गई, और d की वैल्यू कितनी है, ये 3 आ गई हमारे पास, ठीक है। मुझे सिर्फ d और c चाहिए, d और c इसमें पुट करते हैं। जब d और c इसमें पुट करेंगे, माइनस d की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू क्या है 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 वो 3 के बराबर ही होता है ना हमारे पास। तो दिस इंप्लाइज दैट सेट ऑफ रियल नंबर में से -3 पर हमारा आंसर नहीं आना। ये फार्मूले की मदद से भी आपने याद कर लेना, जिस तरह का मर्जी सवाल दे दे, ये कॉम्बिनेशन यूज करके एबीसी सेपरेट करें, इस फार्मूले को यूज करें, आपको डोमेन मिल जाएगी, ठीक है। तरीकाकार मैं आपको बता दिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ, इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। ऊपर तो लीनियर है लेकिन नीचे लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये रैशनल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, P बाय Q की फॉर्म के अंदर। जब भी P बाय Q की फॉर्म में हो तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जैसे इधर मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, ये भी P बाय Q की फॉर्म में था ना, रैशनल, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं एक्सप्लेन करके लिखूंगा। सो h ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, यानी मेरा आंसर नहीं आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ये 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। अगर इसको मैं 0 के बराबर रखूं, वो कौन से नंबर मिलते हैं तलाश करते हैं। इज इक्वल टू 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, +-3, यानी ना +3 इनपुट कर सकते हैं ना -3 इनपुट कर सकते हैं। अगर दोनों करेंगे तो हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हेंस डोमेन, यानी हमने रियल नंबर को ही यूज करना है। रियल नंबर में जो मर्जी वैल्यू लेते चले जाएं, सवाए इन दोनों के, प्लस के और +3 और -3, अगर नीचे 0 कर देना तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या क्या निकालना है, कौन कौन से दो नंबर, -3 और +3, -3 भी और +3 भी, इस पर मेरा आंसर नहीं आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। रैशनल जब भी हो ये तरीका का इख्तियार करिए, आसान है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने दोनों तरीकों से करवा दिया, ये आपकी चॉइस है। अब आगे आते हैं इसकी तरफ, I ऑफ x और g ऑफ x तकरीबन एक जैसे ही हैं, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, ठीक है।
तो आपको फार्मूले की मदद से करना है, अब इस फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। वो आपको मैंने तरीकाकार इस पार्ट के अंदर बता दिया। अभी आपने खुद ट्राई करनी है, फार्मूले की मदद से ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है। इसी टाइप का हमारे पास ये फंक्शन है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये किस फॉर्म के अंदर है? P ओवर Q की फॉर्म के अंदर। ये 0 हो गया तो आंसर नहीं आएगा। सो I ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट, यानी इस पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? 5x माइनस 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई? -2/5। यानी रियल नंबर में से, रियल सेट में से उसको हमने निकाल देना है। ठीक है, तो हेंस डोमेन क्या आ जाएगी इस फंक्शन की? डोमेन आ गई हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट, उसके अलावा -2/5। ठीक है, अब अल्टरनेटिव मेथड से आपने खुद चेक करना है, इसको वैल्यूज को कंपेयर करके उसके साथ, क्योंकि ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, इस फॉर्मूले के अंदर आपने पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा एक लाइन के अंदर ही। ठीक है, चलो जी, अब आ गए थे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। यह भी P ओवर Q की फॉर्म में है, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या है? लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये इसके साथ मिलता जुलता है, ये वाला और वो वाला। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसके फैक्टर बन सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। इसको हम डीकंपोज यानी फैक्टर नहीं बना सकते। आप चाहे x में नेगेटिव वैल्यू पुट करो चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, ये वाला साइन क्या है? पॉजिटिव, तो नीचे तो 0 आना ही नहीं है। 0 तब बनता जब यहां पर ये माइनस का साइन होता, उधर माइनस था वो 0 बन सकता है, लेकिन यहां पर माइनस का साइन नहीं है नीचे, ये वाला फंक्शन 0 कभी भी आंसर नहीं आएगा। है तो ये किस फॉर्म के अंदर? P/Q फॉर्म के अंदर, लेकिन इसका आंसर 0 आ ही नहीं सकता, चाहे आप इसको सॉल्व भी कर लें। ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें चाहे पॉजिटिव पुट करें, इसका आंसर 0 नहीं आना। दरमियान में साइन क्या है? पॉजिटिव। सो इसकी लाइन क्या लिखेंगे? सो j ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए वो हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, उसका आंसर एग्जिस्ट कर सकता है। तो लिहाजा इसकी डोमेन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर, तमाम की तमाम। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, वो जरा समझने वाला है, अब थोड़ा सा डिफरेंट है। k ऑफ x, उसको इधर लिख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट, k ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूं। x प्लस 1 ये हमारे पास जी, ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखिए k ऑफ x स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को भी जरा समझना है आपने। ठीक है, अब देखें, आपको मालूम है अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो कैलकुलेटर पे इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंप्लेक्स नंबर बन जाता है। जब इसको सॉल्व करें ना तो ये इस तरह आंसर देगा हमें कंप्लेक्स नंबर, लेकिन हमें रियल नंबर से गर्ज है, कंप्लेक्स नंबर से गर्ज नहीं है। तो जब भी आपने स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन लिखनी हो तो ये वाला जो नंबर होगा ना अंदर वाला, जैसा मर्जी नंबर हो, वो ग्रेटर हो और इक्वल 0 होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल 0। जब भी डोमेन फाइंड आउट करनी हो स्क्वायर रूट फंक्शन की, तो हमने क्या करना पड़ेगा? जो अंदर वाला नंबर होगा उसे हमने क्या रखना है? x प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर इससे बड़ा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा। अगर ये लेस देन हो गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो फिर उस पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन -1। अगर मैं रियल लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, और
ये माइनस इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये दरमियान में 0, लेकिन ये क्या है -1 यहां पर। अब -1 से तमाम बड़े नंबर्स इंफिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू पुट करें इसमें आपको आंसर रियल नंबर लाजमी मिलेगा। जैसे ही आप पीछे की तरफ आएंगे -1 से -2, -3, -4 इसमें पुट करेंगे वो कंप्लेक्स नंबर बन जाएगा। हमें कंप्लेक्स नंबर नहीं चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला -1 से छोटे, ये डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। -1 से लेकर इंफिनिटी जो मर्जी नंबर लें, आपकी डोमेन उस पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट लाजमी करेगी। ठीक है, डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास, डोमेन ऑफ फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन की। मैंने इधर लिखा ग्रेटर और इक्वल 1, यानी -1 पुट करने से आंसर भी आता है। जब भी इक्वल का साइन हो तो बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट। इक्वल का साइन हो ना यहां पर, ये वाला, तो ये बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट। कहां से, -1 से ग्रेटर, -1 से लेकर कहां तक चलना है, हमने मूव करना है इंफिनिटी तक। तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। जो मर्जी इस इंटरवल में से नंबर लें, इसमें इनपुट करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हमने डिफरेंट पार्ट्स की डोमेन फाइंड आउट करना सीखी। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने दो चीजें मालूम करनी है, डोमेन भी और रेंज भी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जस्ट डोमेन फाइंड आउट की, अब इसके अंदर हमने रेंज भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये गिवन है f(x) = x + 7 और ये लीनियर फंक्शन है। जब भी लीनियर फंक्शन आ जाए आपके पास, आपकी जो डोमेन और रेंज ऑलवेज सेम होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो मर्जी वैल्यू पुट करते चले जाए, चाहे नेगेटिव पुट करें चाहे पॉजिटिव पुट करें, आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी ऑलवेज रियल नंबर होती है। ठीक है, और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो याद रखिए जब भी कौन सा फंक्शन आ जाए लीनियर, और आपको पता है लीनियर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax + b के बराबर। ठीक है, जैसा मर्जी फंक्शन हो हमारे पास। अब आ गए थे सेकेंड पार्ट की तरफ। अब ये आ चुका क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया, वो भी क्वाड्रेटिक था। तो क्वाड्रेटिक के बारे में मैंने आपको बताया, जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए आपके पास, क्योंकि पता है आपको क्वाड्रेटिक इस फॉर्म के अंदर होता है ax² + bx + c, ये उसी टाइप का ही हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक है बेसिकली। और इसकी डोमेन हमेशा क्या होगी, रियल नंबर। ये आपको मैं बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के अंदर। जो डोमेन क्या होगी उसकी हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। अब आते हैं रेंज की तरफ। अब रेंज आपको मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए उसकी रेंज हम कैसे मालूम किया करेंगे, आपको यहां पर मैं एक तरीकाकार बताता हूं। मुझे कोशिश करनी है इस फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। किस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर ax - h का होल स्क्वायर + k। जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर। लेकिन यहां से सिंपल हो जाएगा, ये तो 2 वैसे ही रहेगा, इस x को मैं लिख सकता हूं x - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये +1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये इसके साथ कंपेयर करने से आपको बड़ी आसानी के साथ नजर आ जाएगा कि ये इसके साथ मैच करता है। जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालनी हो आप पहले इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें। जब कन्वर्ट कर लें तब आपने क्या करना है, उसके बाद a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट इज 2। h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट इज 0। और k की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 1। ठीक है, ये तीनों लिख लें आप। और एक चीज, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो a की वैल्यू, जो मेरी रेंज बनेगी उसका फॉर्मूला इधर मैं लिख रहा हूं,
लिख रहा हूं के से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी। ये फॉर्मूला याद कर लें, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की हमने रेंज मालूम करनी हो, पहले उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, फिर ए बी सी की वैल्यूज कंपेयर करें। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो ए की वैल्यू, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है के से लेकर इंफिनिटी। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज 1 के बराबर। 1 से इंफिनिटी इसकी रेंज होगी हमारे पास इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ठीक है, ये याद रखना है आपने। आगे वो एक और सवाल आएगा, उसमें जाके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव के लिए भी आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया रख ले। अगर वो नेगेटिव हो ना, अगर a लेस देन 0, तो फिर आपने माइनस इंफिनिटी से माइनस के, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर a लेस देन 0 तो ये रेंज का फॉर्मूला, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो ये रेंज का फॉर्मूला यूज करें, आपको रेंज मिल जाएगी एक लाइन के अंदर। अब आगे थे नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये मैं बातें बता चुका हूं। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए, आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी डोमेन को, किसको, डोमेन को। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, किस पर मेरा आंसर आएगा, अगर x माइनस 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर ये 5 और 5 से बड़ा नंबर होगा तो आंसर आएगा। जैसे अगर मैं एक रियल लाइन ड्रॉ करूं, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, दरमियान में 0 5 है। अगर इसको सोल्व करें तो x ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, 5 से कहां तक, इंफिनिटी तक, 5 से इंफिनिटी तक मेरी डोमेन होगी। जरा सा मैं पीछे आता हूं -4 की तरफ, अगर -4 पुट करते हैं इसके अंदर तो -9 हो जाता है। तो हमें पता है कि -4 -5 कितना हो जाएगा, -9। ये तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर। हमें सिर्फ रियल पार्ट के साथ गर्ज है, यानी इससे जो पीछे वाला नंबर्स होंगे ये वाले, ये डोमेन का पार्ट नहीं होंगे। जब भी कैलकुलेट करनी होती है डोमेन स्क्वायर रूट फंक्शन, इसको ग्रेटर देन 0 रखें, इक्वल टू, और यहां से x की वैल्यू निकाल लें, x ग्रेटर देन 5, यानी 5 से इंफिनिटी डोमेन होगी। अगर यहां पर इक्वल का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है आपने, अगर इक्वल का साइन नहीं हो तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी है आपने। अब आते हैं रेंज। डोमेन तो आ चुकी मेरे पास इस फंक्शन की, रेंज क्या होती है, आउटपुट। ये इनपुट है, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर ये है। पहले मिनिमम नंबर इसमें पुट करें, 5 - 5 कितना हो जाएगा, कितना बनेगा, 2 स्क्वायर रूट 5 - 5, आंसर कितना आएगा, 0। यानी मिनिमम नंबर इनपुट करने से मुझे आंसर क्या मिला, 0। तो मेरी रेंज कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। इन्फिनिटी पुट करने से इन्फिनिटी आंसर मिलता है, इनपुट करने से वही आउटपुट मिलेगी हमें। तो यह तरीकाकार होता है। जब आप डोमेन कैलकुलेट कर लें, पहले ये नंबर पुट करें, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें रेंज आउटपुट मिल जाएगी, और ये पुट करने की जरूरत नहीं है, वैसे की वैसे ही इंफिनिटी आ जाती है। तो ये रेंज आ जाएगी हमारे पास आउटपुट दिस फंक्शन की। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। ये मेरे पास एक मॉडुलस फंक्शन है, चौथा पार्ट है जी। मॉडुलस फंक्शन चाहे वैल्यूज जो मर्जी पुट करो, आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट करें, पॉजिटिव, आप 9-10 क्लासेस के अंदर ये पढ़ चुके मॉडुलस फंक्शन, लाजमी आंसर आता है। इनपुट करने से आंसर आपको लाजमी मिलेगा, ठीक है, जैसा मर्जी हो। सो एफ ऑफ एक्स, ये लाइन लिखें, इस डिफाइंड, डिफाइंड से मुराद एग्जिस्ट करेगा उसका आंसर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो मर्जी रियल नंबर इसके अंदर पुट करें, इनपुट करें, आपको आउटपुट भी लाजमी मिलेगी, ठीक है। चले जी, तो ये तो आ जाएगी मेरे पास, क्या आंसर बनेगा, माइनस सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि तमाम नंबर्स के लिए है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। अब आते हैं हम रेंज की तरफ। डोमेन तो मैंने आपको बता दी, जो मर्जी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको आंसर लाजमी मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं रेंज। हमने इस फंक्शन की रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जरा आपने इधर समझने। फॉर रेंज के लिए, फॉर रेंज कैसे कैलकुलेट किया करेंगे, मॉडुलस फंक्शन का।
आपको पता है इसका आंसर नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चाहे -a हो, -9 लिख लेते हैं, -9 हो चाहे +9 हो, ऑलवेज किसके बराबर होता है? 9 के बराबर। मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर होगा उसको सॉल्व करने से आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। मींस जब भी आपने मॉडुलस फंक्शन की कैलकुलेट करनी हो तो ये आंसर ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 0। x - 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर -3 हो रहा है, आप दोनों साइड में -3 कर दें, x - 2 मॉडुलस -3 इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? f ऑफ x के बराबर, f ऑफ x इज ग्रेटर देन -3, यानी -3 से ऑनवर्ड जो मर्जी नंबर आए मिलेगा, उससे नीचे हमें नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और हमेशा पॉजिटिव होती है। जब भी मॉडुलस कैलकुलेट करना हो आप ये तरीकाकार यूज कीजिएगा, ठीक है। जो भी मॉडुलस हो उसे ग्रेटर देन 0 रखें। ये वाला नंबर माइनस हो रहा है, दोनों साइड पे माइनस कर दिया, ये किसके बराबर आ गया? f ऑफ x। और यही हमारे पास रेंज होती है, आउटपुट होती है। x इनपुट होती है और f ऑफ x आउटपुट होती है। तो मीन्स क्या आ जाएगी? -∞ से +∞, -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर कौन सा इंटरवल बन रहा है? ये वाला, ये सारे का सारा, ये मेरी रेंज आएगी फाइनली -3 से लेकर इंफिनिटी तक उस फंक्शन की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी समझना। अब यहां पर आ रही मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहां पे sin x है। अगर आपने डोमेन और रेंज पढ़ी है फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपको चीजें समझना आसान होंगी, ठीक है। वी नो दैट इसकी जो डोमेन होती है साइन की, ऑलवेज रियल नंबर, चाहे वो साइन हो चाहे वो कोज हो, चाहे उसमें प्लस करें माइनस करें, उसकी रेंज होती है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डोमेन इसकी क्या होगी? साइन फंक्शन की, साइन 1 प्लस की, ऑलवेज रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी -∞ से +∞। साइन की तो पता है, अगर उसमें प्लस करें माइनस करें तो उसकी डोमेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दें अगर हम नंबर, लेकिन रेंज में फर्क पड़ सकता है, डोमेन में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आते हैं रेंज की तरफ। अब हमने कैलकुलेट करनी इस फंक्शन की रेंज। अब यहां पर आते हैं फॉर रेंज के लिए, इसको कैसे कैलकुलेट करें हम? फॉर रेंज समझना आपने। अब साइन की रेंज आपने पढ़ी है, डोमेन तो हमेशा यही होती है, लेकिन जब बात करेंगे रेंज की, रेंज होती है -1 से लेकर +1 तक। ये हमें पता है, ये बाउंडेड फंक्शन है। साइन की और कॉस की रेंज सेम होती है, -1 से लेकर 1 तक। लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है? 1 + sin x है, तो 1 को ऐड कर दे तीनों तरफ, -1 + 1, यह आ जाएगा 1 + sin x, और ये भी आ जाएगा 1 + 1, यानी हर तरफ मैंने 1 को ऐड कर दिया। मुझे ये वाला फंक्शन बनाना है जिसकी मुझे रेंज कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या आ जाएगा? 0, और ये आ जाएगा f ऑफ x, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। ये मेरी रेंज यानी आउटपुट बनेगी इस फंक्शन की। डोमेन बड़ी आसान होती है, ये फंक्शन यूज करें रेंज कैलकुलेट करने के लिए। एस f ऑफ x इज डिफाइंड, यानी हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ऑन, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। क्या हो? x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये उन फंक्शंस के लिए करना है जो स्क्वायर रूट फंक्शंस होंगे हमारे पास, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, यानी अगर रियल लाइन को ड्रॉ करें हम -∞ से +∞, 2 यहां पर कहीं पर होगा, 2 से ग्रेटर कहां तक? ये वाली डोमेन का हिस्सा नहीं होगा हमारे पास, 2 से ऑनवर्ड इंफिनिटी तक। तो डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास इस फंक्शन की? डोमेन ऑफ फंक्शन दैट इज 2 से इंफिनिटी, यानी 2 से लेकर इंफिनिटी। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है यहां पे, छोटी ब्रैकेट यूज नहीं करनी। अब आते हैं रेंज यानी आउटपुट की तरफ। आउटपुट ऑफ ए फंक्शन, डोमेन यानी इनपुट हमें ये मिल गई। अब मिनिमम नंबर ये हमारे पास, जैसे मैंने इधर बताया था
5 पुट करने से मुझे मिनिमम आंसर क्या मिला था, 0 मिला था। अब 2 पुट करने से यहां पर 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ये 3 ऐड हो रहा है इस दफा, इधर मल्टीप्लाई था, उसका आंसर 0 ही बनता है। लेकिन जब इससे प्लस हो रहा है, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2 - 2 = 3 + 0 = 3 के बराबर, तो मेरी आउटपुट कहां से स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट होगी इस फंक्शन की। तो याद रखिएगा 3 से लेकर इंफिनिटी। तो यहां पर ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये फंक्शन दिया है, हमने इसकी डोमेन और रेंज दोनों कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की याद रखिए डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। चाहे आप नेगेटिव नंबर पुट करें, चाहे आप पॉजिटिव नंबर पुट करें, आपको आंसर लाजमी मिलेगा हमारे पास। ठीक है, जो इसकी डोमेन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा तमाम रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं डोमेन। जब भी डोमेन चेक करनी हो इसको लेके चलेंगे। ये इसका फैक्टर है, लेकिन इसका आंसर जो है हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 आता है। 0 कभी भी आंसर नहीं आएगा, ना नेगेटिव आंसर आएगा और ना ही 0 आंसर आएगा। इसका ऑलवेज पॉजिटिव आंसर बनेगा यहां पर। ठीक है, इसकी जो आउटपुट होगी वो कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि 0 से बड़े नंबर चाहिए हमें। जो रियल लाइन है मेरे पास माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, 0 से लेकर इंफिनिटी, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा रेंज में हमारे पास, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो छोटी ब्रैकेट यूज करेंगे 0 पे, 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी। ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा, सॉरी रेंज का, ये पार्ट ऑफ रेंज होगा। हमारा आंसर इसके अंदर लाई करेगा इसका। ठीक है, अगर ये जो फैक्टर इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए ना, 3/7, वो भी 0 ही बनता है। ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो, रेंज हमेशा सेम रहेगी इसकी। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, इसको जरा समझना आपने। ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे मेरे पास क्या है, लीनियर है। अच्छा, बेसिकली ये किस फॉर्म के अंदर है, P/Q की फॉर्म के अंदर रैशनल फंक्शन है। पहले बात तो ये क्लियर कर लें, जब भी डोमेन कैलकुलेट करनी होती ना तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 0 आ जाए तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। चले, इस तरह के पहले भी हम सवाल कर चुके हैं। f(x) सो f(x) इज नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा आंसर अगर ये क्या हो जाए 0, x - 4 = 0 मीन्स x = 4, यानी 4 पर मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रियल लाइन में हमें 4 को निकालना पड़ेगा। जो डोमेन बनेगी हमारे पास, डोमेन क्या आ जाएगी इसकी हमारे पास, इस फंक्शन की, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 4 के अलावा तमाम नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट यानी निकाल दें, माइनस कर दें किस नंबर को, 4 को, तो ये डोमेन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इस तरह के फंक्शन की हमने रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, जरा इधर थोड़ा सा रफ अमल कर लेते हैं। ये आ जाएगा रफ फॉर रेंज के लिए, किसके लिए, रेंज के लिए। अब देखिए इस पर मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, ये इनपुट है, इसके अगेंस्ट हमें आउटपुट भी नहीं मिलनी। वो कौन सा नंबर है जो मेरा आंसर नहीं आना रियल लाइन के ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं। f(x) किसके बराबर है, इसके अगर फैक्टर बना लिए जाए ये क्या बनता है, x + 4 x - 4, और नीचे क्या मेरे पास x - 4, ये और ये कट गया, क्या बचा x + 4, ये f(x) ये बच गया सिंप्लीफाई करने से। इस पर आंसर नहीं आता, वो कौन सा नंबर जो हमें आंसर नहीं मिलता, इसमें 4 पुट करें आपको पता चल जाएगा। 4 पुट करेंगे, 4 + 4 दैट इज 8, यानी रियल नंबर मेरी आउटपुट 8 नहीं आंसर आएगा। ये इस इनपुट पर ये आउटपुट मुझे नहीं मिलेगी। जो इसकी रेंज होगी मेरे पास, रेंज
सेट ऑफ रियल नंबर, इसको इनपुट किया यहां पर, वो क्या आ गया इसकी जगह 8, ये इनपुट और उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट क्या मिली, वो ये मिल गई। तो फाइनली ये आ जाएगी डोमेन और रेंज इस फंक्शन की। ये और ये एक जैसा ही है, इसको भी इसी तरह ही हम सॉल्व करेंगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 9th पार्ट की तरफ। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करवाया, इसी सवाल का सेकंड पार्ट। अगर आपको वो अच्छे तरीके से समझ है तो ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। बेसिकली ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है। कौन सा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री है, जब इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा हमें। तो डोमेन तो मैंने आपको बताई है, डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, -∞ से +∞, जैसा मर्जी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। अब आते हैं रेंज। तो रेंज के लिए आपको मैंने तरीकाकार बताया, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, ax - h प्लस k, इसके साथ कंपेयर करना है। a की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, इधर लिख लें। a की वैल्यू किसके बराबर है, 1। h की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, और k की वैल्यू भी कितनी है, दैट इज 1। तीनों की वैल्यू 1 1 है। और मैंने आपको बताया अगर a ग्रेटर देन 0 हो, जो मेरी रेंज स्टार्ट होगी k से इंफिनिटी, k से इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाना है। अगर a ग्रेटर देन 0 हो, इसको इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, ये उन सवालों के लिए है जहां पर क्वाड्रेटिक फंक्शंस हो हमारे पास, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज 1 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी। तो ये आ जाएगी इसकी रेंज हमारे पास, ठीक है। अब आ गए थे नेक्स्ट 10th पार्ट। इस तरह के सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अगर आपको याद हो, लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर, लीनियर फंक्शन किस फॉर्म के अंदर होता है, ax प्लस b, नीचे भी लीनियर और ऊपर भी लीनियर। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूं, मॉडिफाई करना चाहूं, इस तरह लिख सकता हूं 0x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ताकि हमने डोमेन और रेंज बतानी है। अब आपको फार्मूले की तरफ से लेके चलूंगा ताकि आपके लिए चीजें आसान हो। पहले तो मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूं डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब फार्मूलों से लेके चलते हैं। इसको मैं लिखूंगा, कंपेयर करूंगा ax प्लस b ओवर cx प्लस d। ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, a किसके बराबर है, 0 के बराबर, b किसके बराबर है, 1 के बराबर है, c किसके बराबर है, वो भी 1 के बराबर है, और d किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है। d किसके बराबर है, -1 के बराबर। अब आते हैं डोमेन और रेंज के फॉर्मूले यूज करते हैं और अपनी जान छुड़वाते हैं। तो डोमेन हम कैसे लेंगे, लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -d ओवर c। ये आपको बता चुका हूं मैं पहले। जब ऊपर भी लीनियर हो, नीचे भी लीनियर फंक्शंस हो, उसके साथ कंपेयर करें, ABCD लिखे और ये फॉर्मूला यूज करें डोमेन के लिए। तो डोमेन की वैल्यू d ओवर c, इसको इस पे डिवाइड करना हमने। सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट d की वैल्यू माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ये चीज आ गई। जब इसको सॉल्व करना हमने, इधर मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा आगे स्पेस का, मैं a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये मैंने सेपरेटली लिख लिया, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 1। तो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट किसके बराबर, 1 के बराबर आ गया। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज का फॉर्मूला भी याद कर लें जी, -a ओवर c, -a बाय c। फॉर्मूला रेंज के लिए हम ये यूज करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है जी, देखें जरा, a की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर किसके बराबर आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यानी मेरी फंक्शन 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, 1 पर मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जिस पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता उसकी आउटपुट भी जो देखनी होती है, वो कौन से नंबर पे हमें आउटपुट नहीं मिलती, वो 1
पुट करने से हमें 0 आंसर नहीं मिलेगा। ये शॉर्टकट वे है। आज जरा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बिल्कुल इसी तरह इधर लिखें ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। साइड पे ए बी सी डी की वैल्यू लिख लेते। ए की वैल्यू कंपेयर करें जी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू ये भी 1 और डी की वैल्यू दैट इज 3। अब फार्मूला इधर लिख दिया मैंने ऊपर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -d ओवर सी। डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? डी की वैल्यू मैंने क्या लिखी? 3 माइनस फार्मूले का, और सी की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -3 के, तो -3 पर मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी तमाम रियल नंबर्स पर मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है। और इधर आते हैं इस तरफ, ये रेंज की तरफ। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? -a/c। ए की वैल्यू क्या मेरे पास? ए की वैल्यू सॉरी माइनस नहीं, पॉजिटिव है। यहां पे मैंने गलती कर दी, माइनस इसके अंदर है, ठीक है। माइनस यहां पर होगा, इसमें नहीं आपने लिखना, इसमें पॉजिटिव ही होगा हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला इसका तो याद रखिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स a/c। ए की वैल्यू कितनी है? दैट इज 1। सी की वैल्यू कितनी है? दैट इज 1। तो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी 1 पर मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, लेकिन आगे मैंने सॉल्व ठीक किया, यहां पर मैंने गलती से माइनस साइन लिख दिया था। ये 2 फार्मूले हैं, इसको याद रखें। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया। नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 आ जाए तो काम खराब है हमारा। जैसे यहां पर लिखा है f(x) इज नॉट डिफाइंड, f(x) इज नॉट डिफाइंड फॉर, किसके लिए? x -3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 3, यानी मेरा 3 पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डोमेन क्या बनेगी? सेट ऑफ रियल नंबर में से जो डोमेन आएगी मेरे पास, डोमेन क्या आ जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3 के अलावा, उस 3 के अलावा तमाम नंबर्स, यानी रियल नंबर में से वो 3 को निकाल देना है हमने। तो ये p/q की फॉर्म में था, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये पार्ट को जरा समझना आपने कि हम इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करें। थोड़ी सी स्पेस कम है तो रेंज को कैलकुलेट करते हैं। ऊपर फैक्टर्स बनाने हैं आपने, जैसे मैंने इधर फैक्टर्स बना के सॉल्व किया था ना, एक दो प्लस में और माइनस में, इसको मिडिल टर्म बना के सॉल्व करते हैं साइड पे फॉर रेंज के लिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है फॉर रेंज। जब आपने रेंज कैलकुलेट करनी है इसकी, तो f(x) मिड टर्म ब्रेक करके आपने इसके फैक्टर बनाने, तो फैक्टर ये बनते हैं हमारे पास -3x x + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिड टर्म से ये हमें फैक्टर मिलते हैं। नीचे क्या है? x -3 ये और ये कैंसल, क्या बच गया? x + 2 f(x). ये आ गया सॉल्व करने से इसको, लेकिन 3 पर मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, इनपुट 3 नहीं है। उसके अगेंस्ट हमने आउटपुट चेक करने, कौन सा हमें आंसर नहीं मिलेगा रेंज के अंदर, तो इसमें 3 पुट करें। जब इसमें 3 पुट करेंगे तो मेरा आंसर किसके बराबर आएगा? 5। तो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 5 के अलावा तमाम नंबर्स मेरा आंसर आ सकते हैं, आउटपुट्स हमें मिल सकती हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये इनपुट थी, इसको इनपुट करने से आउटपुट क्या मिली मुझे? दैट इज 5। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका। तो इसके अंदर हमने डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करना काफी डिटेल के साथ चीजें सीख ली हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहां पर यह स्टेटमेंट दी है, 2 सेट्स हैं और एक फंक्शन डिफाइन किया है, और यह बताना है कि ये जो फंक्शन है 1 है, ऑन2 है या इन2 है। फंक्शंस की टाइप्स तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी और कमेंट सेक्शंस के पिन भी मैं कर दूंगा यहां पर, ठीक है। अगर आपने फंक्शंस की टाइप्स
विद एग्जांपल्स अच्छे तरीके से समझ लें तो इन सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। अब अगर हमें सेट की फॉर्म में दिए हों एलिमेंट्स और फंक्शन डिफाइन किया हो तो पिक्टोरिकल डायग्राम की मदद से बहुत आसान होता है कि फंक्शन कौन सा है, ठीक है हमारे पास। चले जी, अब ये दो सेट्स दिए थे, ये ए सेट दिया हुआ है और ये सेट बी दिया हुआ है हमारे पास, और ये जो फंक्शन डिफाइन किया है इसी के मुताबिक हम अपनी मैपिंग को डिफाइन करेंगे। कैसे मैपिंग को डिफाइन करेंगे? देखिए, जीरो किसके साथ पेयर बना रहा है? पी के साथ। जीरो किसके साथ पेयर बना रहा है? पी के साथ। ये इनपुट, ये आउटपुट हमारे पास। वन किसके साथ पेयर बना रहा है? दैट इज क्यू के साथ। और टू किसके साथ बना रहा है? आर के साथ। और थ्री किसके साथ बना रहा है? एस के साथ। जब आप ये पेयरिंग बना लें, मैपिंग कर लें एरो की शक्ल के अंदर, फिर आपके लिए चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। एक इनपुट के अगेंस्ट एक ही आउटपुट मिल रही है, एक इनपुट के अगेंस्ट एक ही आउटपुट, यानी ये सिंगल सिंगल पेयर बना रहे हैं हमारे पास। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, एरो के साइन सिंबल सीधे हो हर एक एलिमेंट के साथ, डोमेन और रेंज के एलिमेंट के साथ पेयर बनाए तो फंक्शन 1 1 होता है, यानी 1 1 मैपिंग है ये 1 1, ठीक है। एक के साथ एक पेयर बना रहा है, एक से ज्यादा पेयर नहीं बना रहे। सो इट इज 1 1 1 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज, उससे तीन चीजें पूछी हैं, 1 1 ऑन टू और इनटू। ये तो बना रहा है, अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये मेरे पास बी सेट है, बी सेट को कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन, ठीक है। अब देखिए, कोडोमेन जो मेरे पास रेंज के एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम है, पी भी है, क्यू भी है, आर भी है और एस भी है। तमाम एलिमेंट्स जो सेट बी के हैं ये पेयर बना रहे हैं। जब तमाम एलिमेंट्स पेयर बना रहे हैं हो कोडोमेन के, तो रेंज भी यही बन जाती है। तो यहां पर डोमेन और रेंज हमारे पास इक्वल होगी। क्या होगी? डोमेन और रेंज क्या होगी? इक्वल। अगर डोमेन और रेंज इक्वल हो जाए हमारे पास तो वो ऑन टू फंक्शन भी होता है, ठीक है। ये डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इट इज 1 1 एंड ऑन टू। जो 1 1 हो, ऑन टू हो, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बेसिकली ये जो डायग्राम है हमारे पास वो बाइजेक्टिव फंक्शन की है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी हमारे पास दो सेट्स दिए हैं, एक सेट ए दिया है, दूसरा सेट बी दिया है, और ये फंक्शन डिफाइन किया है हमारे पास इन दो सेट्स की मदद से। अब बताना है कि ये वाला फंक्शन 1 1 है, इनटू है या ऑन टू है। पहले से ही मैंने पिक्टोरिकल डायग्राम बना ली है, तो पिक्टोरिकल डायग्राम की मदद से चीजों को समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए, जो फंक्शन डिफाइन किया है अब पेयर करते हैं, यानी मैपिंग डिफाइन करते हैं। 2 किसके साथ पेयर बना रहा है? बी के साथ। 2 किसके साथ पेयर बना रहा है? दैट इज बी के साथ। 3 किसके साथ पेयर बना रहा है? सी के साथ, ठीक है। 4 किसके साथ पेयर बना रहा है? दैट इज ई के साथ। 4 किसके साथ पेयर बना रहा है? ई के साथ। और 5 भी किसके साथ पेयर बना रहा है? ई के साथ, ठीक है। ये मैंने मैपिंग डिफाइन कर दी एरो की शेप के अंदर। अब जरा 2-3 चीजों को समझ लें। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ लिए, यहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। अच्छा, यहां पर ये 1 1 नजर भी आ रहा है, 1 1 एक के साथ एक, लेकिन यहां पर इनपुट 2 इनपुट है और आउटपुट यूनिक है, एक आउटपुट मिल रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रहता। अगर 2 इनपुट की मदद से एक आउटपुट मिले तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब रह गया पीछे कौन सा फंक्शन, इनटू या ऑन टू, यह बताना है। अब आपने शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, दोनों क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। अब देखिए, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। जब आप पिक्टोरिकल डायग्राम बनाए, अगर ग्रेटर देन का सिंबल हो, या तो वो इनटू होगा या तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। इनटू कब होगा? जब ग्रेटर देन का सिंबल बन रहा हो और साथ में अगर इसमें कोई एलिमेंट बच जाए जो मैप ना करे, जो पेयर ना बनाए डोमेन के एलिमेंट के साथ, तो वो इनटू फंक्शन होता है, ठीक है।
जो मैंने बोला उसको नोट कर लीजिएगा। ये डी एलिमेंट इसके साथ कहीं पर पेयर इनपुट के साथ नहीं बना रहा, तो ये मेरे पास जो फंक्शन डिफाइन किया है, अगर ग्रेटर देन का सिंबल हो, इधर एक एलिमेंट या एक से ज्यादा बच जाए, वो इनटू फंक्शन होता है। सो गिवन फंक्शन इज इनटू, क्या है ये फंक्शन? इनटू। ये तो बनता है, इसको भी चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अगर ग्रेटर देन का सिंबल हो और एलिमेंट ना बचे, मिसाल के तौर पर अगर डी ना होता तो फिर वो ऑन टू होना था, क्योंकि यहां पर तमाम एलिमेंट्स पेयर बना रहे हैं, कोई एलिमेंट नहीं बचा, ठीक है, तो वो ऑन टू के अंदर भी चला जाता है। ग्रेटर देन का सिंबल हो और कोई एलिमेंट ना बचे तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। लेकिन यहां पे डी है जो बच गया है दूसरे सेट के अंदर, कोडोमेन के एलिमेंट्स के अंदर, और ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ये ऑलवेज कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, चेक वेदर द फंक्शन 1 वर और नॉट। अब हमें 3 पार्ट्स दिए हैं, तीनों पार्ट्स के अंदर हमने ये बताना है कि फंक्शन 1 है या नहीं। तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये चीजें बताई थी, क्राइटेरिया, जब भी हमें कोई फंक्शन दिया हो तो 3 तरीकों से हम बता सकते हैं कि फंक्शन 1 है या नहीं। तो तीनों ही मैं डिस्कस करूंगा तीनों पार्ट्स के अंदर, ताकि आपके लिए चीजों को समझना और आसान हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास फंक्शन दिया है जो कि लीनियर है, मुझे ये चेक करना है ये 1 है या नहीं। तो फर्स्ट मेथड, अगर इक्वल आउटपुट रखने से इक्वल इनपुट आ जाए हमारा आंसर, तो वो 1 होता है। इस पॉइंट को नोट कर ले, मैं इसी मेथड से इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, यानी इक्वल आउटपुट रखने से मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मेरी इक्वल इनपुट आनी चाहिए। ठीक है, चले जी लेट कर लेते हैं। नाउ टेक एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, इन दोनों को बराबर रख के मैं यह साबित करूंगा x1 और x2 का आंसर सेम आता है। ठीक है, चलो जी इधर रिप्लेस करते, इस x की जगह पहले मैं x1 लिख रहा हूं, 4x1 प्लस 7 इज इक्वल टू, फिर इस x की जगह x2 लिखूंगा, 4x2 प्लस 7। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, ये एज इट इज रहेगा 4x1 4x2 प्लस 7 माइनस 7, ये 7 इधर आगे माइनस, ये कैंसल आउट, 4x1 4x2, 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। इक्वल आउटपुट रखने से इनपुट सेम आ गई, अगर ये आ जाए तो फंक्शन 1 होगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज 1। ठीक है, इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है, तो मैंने इसको इसी के साथ सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, जरा इसको समझना, ये 1 नहीं है, इसको मैं आपको ग्राफिकली भी चेक करवाऊंगा कि ये 1 क्यों नहीं है। देखें, एक तो ये तरीकाकार है कि अगर 1 साबित करना हो, ये इक्वल आउटपुट रखने से इक्वल इनपुट आंसर आ जाए। दूसरा मेथड वो है, वो भी अगर इनपुट सेम ना रखने से आउटपुट अगर सेम नहीं आती, तब भी हमारे पास वो 1 होता है। ये सेकंड मेथड है, लेकिन ये मेरे पास फंक्शन नहीं है, मुझे काउंटर एग्जांपल देके आपको बताना पड़ेगा। इसकी मदद से फिर आपके लिए चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो जी, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1। एफ ऑफ एक्स 1 नहीं है। काउंटर एग्जांपल देते हैं, काउंटर एग्जांपल, फिर आपके लिए चीजें क्लैरिफाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें, मैं इसको लेके चलूंगा, इस अप्रोच को यूज करूंगा। यहां पे इनपुट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी एक x1 और एक x2 अपनी मर्जी की दो डिफरेंट वैल्यूज ले लेता हूं। अगर मैं x1 ले लूं -1 के बराबर और x2 ले लूं किसके बराबर?
मेरे पास आ जाएगा 1 के बराबर। ये मेरी चॉइस है, जो मर्जी नंबर ले लें। क्या ये सेम है? ये सेम नहीं है। मैं इस कंडीशन को लेकर ये इक्वल नहीं है, मुझे 1 1 बनाने के लिए ये करना पड़ता है कि ये भी नॉट इक्वल आए, लेकिन इसमें सेम आंसर आ जाएगा। देखिए जब ये -1 को इसमें रिप्लेस करता हूं, इसकी जगह 6x² -1 का स्क्वायर प्लस 2, ये 6 स्क्वायर 6 सॉल्व करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 8। इसमें 1 पुट करें जरा, जब 1 पुट करेंगे 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, इसको भी सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ गया? 8 आ गया ना। ये तो इक्वल नहीं थे। 1 1 की कंडीशन है, नॉट इक्वल हो तो उनकी आउटपुट भी नॉट इक्वल आनी चाहिए। ये दोनों नॉट इक्वल हैं लेकिन आउटपुट सेम आ रही है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो 1 1 नहीं होता। 1 1 बनाने के लिए पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड वो है। मैंने उस मेथड की मदद से साबित कर दिया कि ये 1 1 नहीं है। हेंस इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ये दो वैल्यूज नॉट इक्वल थे, ठीक है, बट जो f ऑफ x1 है वो तो सेम है। f ऑफ x1 और x2 वो सेम आ चुका, लेकिन ये कंडीशन आगे सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो ये काउंटर एग्जांपल दे देंगे, आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ग्राफिकली भी चीजें समझ ले, ऑल्टरनेटिव मेथड, तो फिर आपके लिए और क्लैरिफाई हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव मेथड, अब इस फंक्शन को हम ऑल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की मदद से। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हमारे लिए इसको चेक करना और आसान हो जाएगा कि ये 1 1 है या नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन मेरे पास दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x² प्लस 2। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसको मैंने इस फॉर्म के अंदर लेके जाना है, लेकिन इसको रीअरेंज कर लेते। 6 इंटू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, x माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो x ही रहता है, ठीक है। क्यों? इसकी रीजन, मुझे इसके साथ कंपेयर करना है इसको, ax माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k, ठीक है। इसको इस फॉर्म के अंदर लिखें और इसके साथ कंपेयर करने के बाद एक्स वाई प्लेन के अंदर ग्राफ ड्रॉ करें, फिर हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारे पास 1 1 है या नहीं, ठीक है। अब यहां पर a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? a इज इक्वल टू 6 के बराबर है, और h की वैल्यू कितनी है? दैट इज 0, और k की वैल्यू मेरे पास कितनी है? दैट इज 2। ये चीज आ गई, ठीक है। अब देखें एक्स वाई प्लेन के अंदर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमारे पास पैराबोलिक शेप्ड होती है। कौन सी शेप्ड होती है? पैराबोलिक शेप्ड। अब h और k हमारे पास वर्टेक्स हैं। दिस इंप्लाइज जो वर्टेक्स जहां से पैराबोला स्टार्ट होगा, h और k पॉइंट होता है हमारे पास, कंपोनेंट 0 और 2, यहां से हमारा पैराबोला स्टार्ट होगा, ठीक है। अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, ये बात की बात है। 0 और 2, x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 2, यानी ये मेरे पास 0 होगा x कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितना? 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। ये पॉइंट होगा मेरे पास वर्टेक्स, ये वाला v पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आ गया v0 2, ठीक है बच्चों। अब यहां से इस पॉइंट से ऊपर होगा या नीचे, वो डिसाइड करेगी a की वैल्यू। a की वैल्यू मेरे पास यहां पर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। जब ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, जो मेरा वर्टेक्स होगा इस पॉइंट से ऊपर की जानिब होगा। किस जानिब होगा? ऊपर की जानिब बनेगा पैराबोला। ये क्वाड्रेटिक है, ये पैराबोलिक शेप्ड होती है हमारे पास, ठीक है। जब वो ड्रॉ कर लें बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं जब मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई थी। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया रेड कलर के अंदर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये इस कर्व को कितने पॉइंट पे मीट कर रही है? ये एफ ऑफ एक्स है मेरे पास,
ये क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स। यानी ये जो हॉरिजेंटल लाइन कितने पॉइंट पे मीट कर रही है, 2 पॉइंट पे मीट कर रही है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट करे, मिले हॉरिजेंटल लाइन, तो वो वन वन फंक्शन नहीं होता हमारे पास। ठीक है, बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ठीक है, इधर मैंने लिख दिया है बाय हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने ड्रॉ की इस कर्व के साथ। द लाइन, ये जो लाइन है, कट द कर्व, ये जो कर्व है पैराबोलिक फंक्शन जो हमें दिया है, मोर देन 1 पॉइंट, यानी ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है जो लाइन है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। तो ये हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट है, इसको भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है, ये चीजें आगे काम आएंगी हमारे पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। चलिए बेटा, लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये हमें फंक्शन गिवन है x³ - 1 डिवाइडेड बाई 2। जिस तरह मैंने फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट करो वैसे ही लेके चलेंगे। हमें चेक करना है 1 1 है या नहीं। मैं ये सेम रख के साबित करूंगा कि ये आंसर इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल आ गया तो वो 1 1 होगा। ठीक है, ये आउटपुट मैंने सेम रख ली, यानी जहां पर x लिखा हुआ है उधर x1 लिखेंगे पहले। ये आ जाएगा x1 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब x2 पुट करेंगे इसके अंदर, x2 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग करेंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 वी गेट। अच्छा, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट स्वैप करूंगा ये वाला। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा ऊपर, x1 का क्यूब -1, x2 का क्यूब -1, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब -1, ये वाला और ये वाला +1, ये और ये कैंसिल आउट, x1 का क्यूब x2 का क्यूब। तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, क्यूब रूट बोथ साइड्स। जब क्यूब रूट लेंगे ये किसके बराबर आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 के बराबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्यूब रूट की पावर कितनी होती है 3, ये 3 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 बराबर x2 आंसर आ जाएगा। यानी मैंने ये सेम रख के ये साबित कर दिया है x1 बराबर है x2 के। तो ये फर्स्ट टेक्निक है, पहली टेक्निक, उसकी मदद से हमने ये साबित कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, हेंस 1 1। ठीक है, फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, चेक द टाइप ऑफ द फंक्शन। ये हमें फंक्शन दिया है, हमने बताना है ये कौन सी टाइप्स है। हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं फंक्शंस की, उनमें से बताना है ये कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें डोमेन भी दी है इस फंक्शन की और रेंज भी दी है। ठीक है, फंक्शन ये दी है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है, उसकी डोमेन और रेंज। अब डोमेन और रेंज को पहले कैलकुलेट कर ले हम। ठीक है, कैसे करेंगे, ये मेरे पास डोमेन यानी इनपुट है, ये x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और 3। 1 बाय 1 इसके अंदर हम पुट करेंगे। ये इनपुट है हमारे पास, क्या है ये इनपुट ऑफ ए फंक्शन जिसे हम x की वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलता है, दैट इज 1। यानी इनपुट करने से आउटपुट क्या मिली 1, यानी इनपुट की मदद से आउटपुट क्या मिली 1। जब मैं 1 पुट करूंगा इस x की जगह तो ये सॉल्व किया मैंने, यहां पर g ऑफ x1, x की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 इंटू 1 आ जाएगा +1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर मिलेगा 6। यानी इनपुट की मदद से आउटपुट क्या मिली 6, 1 की मदद से आंसर कितना मिला 6 मिला। जब मैं 2 पुट करूंगा इसके अंदर 1 बाय 1, जहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, ये एज इट इज आ जाएगा ये वाला फंक्शन g ऑफ 2, 2 का स्क्वायर,
3 इंटू 2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना मिलेगा 15, यानी 2 पुट करने से मुझे आंसर कितना मिलता है 15, इनपुट करने से आउटपुट मुझे मिल गई। अब 3 पुट करते हैं जहां पर x लिखा हुआ है, ये भी 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर आएगा, ये पुट करेंगे ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। सॉरी 4 नहीं है, इसको मैं रेस कर देता हूं, ये मेरे पास नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है, दैट इज 28। तो 3 पुट करने से मुझे आउटपुट क्या मिली 28। अब ये पिक्टोरिकल डायग्राम की मदद से बड़ा आसान हो जाता है कि कौन सा फंक्शन है। आपको नजर भी आ रहा है, ये इनपुट करने से एक आउटपुट। आप एरो के साइन देखें, एक का एक के साथ ही पेयर है, एक से ज्यादा पेयर नहीं बन रहा। जब स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो और इधर एक एलिमेंट बच जाए, वो 1-1 फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट ना बचता तो वो बाइजेक्टिव होता। यहां पे 35 की वैल्यू डोमेन की मदद से हमें नहीं डिफाइन की, नहीं बताई गई, ठीक है। ये इनपुट सी, ये आउटपुट तो दे दी, लेकिन रेंज में कितने एलिमेंट्स है 1, 6, 15 और 28, लेकिन कोड डोमेन में 35 है, तो यहां पे सबसेट है, तो ये 1-1 फंक्शन होगा। सो g ऑफ x इज ए 1-1 फंक्शन, ठीक है। यहां पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जरा इसको समझना है, आखिरी 2 सवाल जो करने जा रहे हैं 7 और 8 एक जैसे सवाल है तकरीबन। अब उसने पूछा है फाइंड द टाइप ऑफ द फंक्शन, हमने इसकी टाइप बतानी है, ये किस टाइप का फंक्शन है। और ये मेरे पास फंक्शन को डिफाइन किया है, ये उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये को डोमेन वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है मेरे पास, ठीक है। इसकी मदद से मुझे बताना है ये कौन सी टाइप का फंक्शन होगा। पहले हम चेक करते हैं 4-1-1। 4-1-1 जब चेक करेंगे हम, फोर वन वन के लिए मैं आपको तरीकाकार बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, अगर आउटपुट सेम रखने से इनपुट सेम आ जाए, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, तो वो हमारे पास फंक्शन 1-1 होता है। यहां पर h है तो मैं h लिखूंगा, यहां पर h ऑफ x1 h ऑफ x2, ठीक है। चलिए जी, इसमें पुट करें जहां पे x लिखा हुआ है x1 2x1 प्लस 1, और x2 पुट करें यहां पर जहां पर x लिखा हुआ है 2x2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 2x1 2x2 प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसल आउट, 2x1 2x2, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये मेरे पास आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर ये x1 और x2 सेम आ जाएं तो फंक्शन 1-1 होता है। सो h ऑफ x इज 1-1, कौन सा फंक्शन है 1-1 है हमारे पास। हमने ये इक्वल रख के साबित क्या कर दिया, x1 और x2 बराबर हैं। एक तो ये तरीकाकार मैं पहले भी बता चुका हूं। अब आते हैं ऑन टू के लिए, ये चीज को समझना है अभी। फॉर ऑन टू, ठीक है। अब ऑन टू के लिए कंडीशन याद रखें, अगर रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए, रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए तो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। कैसे लेके चलना है जरा देखें। ये जो फंक्शन दिया ना हमें h ऑफ x 2x प्लस 1, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन अब सोल्व करके बताऊंगा मैं आपको। इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, क्योंकि फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी कि फंक्शन को y की फॉर्म में लिखते हैं हम। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है। जो भी फंक्शन दिया हो, f दिया हो, h दिया हो, g दिया हो, उसको y के इक्वल लेट कर ले और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये इधर आगे क्या हो जाएगा -1, इधर आ जाएगा 2x। जब x की वैल्यू इधर आ जाए, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, y माइनस 1 2। ये मेरे पास x इन टर्म्स ऑफ y, जो भी फंक्शन दिया उसे y के इक्वल लेट करके ये फंक्शन बना ले। अब देखिए यहां पे चेक करें इसकी डोमेन।
सॉरी रेंज, y की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, चाहे नेगेटिव पुट करें चाहे पॉजिटिव पुट करें, आंसर एग्जिस्ट करेगा। नीचे तो सिंपल कांस्टेंट है, अगर नीचे y होता ना फिर वो गड़बड़ करता। अगर मैं y को नीचे 0 रखूं तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। ये जो फंक्शन बना है ना मेरे पास ये वाला x इन टर्म्स ऑफ y, ये तमाम वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा, जो मर्जी y की वैल्यू पुट करें। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल, जो मर्जी रियल नंबर लें, ठीक है, इसमें पुट करें, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट कि इसकी जो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, जो मर्जी y की वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी, तो आंसर मेरा x का लाजमी आएगा। अगर ये कंडीशन बन जाती है तो सेटिस्फाई करती है। और जो रेंज है, ये रेंज आ चुकी है मेरे पास, रेंज यहां पे क्या बन रही है, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये कोडोमेन है, ये और ये चीज सेम बन चुकी है, तो फंक्शन ऑन टू होगा हमारे पास। सो सच दैट रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन बन चुकी है, हेंस सो इट इज आल्सो ऑन टू, ये ऑन टू भी है फंक्शन हमारे पास। 1 1 भी साबित कर दिया, ऑन टू भी साबित कर दिया। अगर कोई फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो, फिर हम एक लाइन लिखते हैं, हेंस h ऑफ x इज बाइजेक्टिव। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, 1 1 की भी और ऑन टू की भी, वो फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होता है। तो ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन a टू b, ये जो फंक्शन दिया है f ऑफ x वो डिफाइन है a से b, यानी ये मेरे पास डोमेन दी है और ये कोडोमेन दी है। इसकी मदद से मुझे ये बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, हमने प्रूव्ड करना है। ठीक है, ये जो फंक्शन दिया है इस डोमेन और कोडोमेन के अंदर बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव के लिए हमें 2 कंडीशंस लेके चलनी पड़ती हैं। एक हमें 1 1 का तरीकाकार तो मैं आपको बता चुका हूं। हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल आउटपुट रखने से f ऑफ x1 इज इक्वल टू f x2 क्या साबित करना होता है कि x1 का आंसर किसके बराबर आएगा, x2 के बराबर। ये फंक्शन दिए है, जहां पर x लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं, उसकी जगह x1 पुट करते हैं, इसकी जगह x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3 इक्वल, अब x2 पुट करते हैं इसके अंदर, x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा x1 माइनस 2 इंटू 2 सॉरी x2 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x2 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, x1 x2 आ जाएगा। इसको इसके साथ माइनस 3 x1, इसको इसके साथ माइनस 2 x2, इसको इसके साथ 6 के बराबर, इसको इसके साथ x1 x2, इसको इसके साथ माइनस 2 x1, इसको इसके साथ माइनस 3 x2, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसे हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये वैल्यूज ऐसी रहेंगी, x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2, ये माइनस 6, ये इधर आगे माइनस माइनस x1 x2, ये इधर आगे प्लस, ये भी प्लस, और ये क्या हो जाएगी माइनस के बराबर, इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और इधर से मेरे पास कौन सी और टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये भी आ जाएगा, सॉरी ये प्लस 6 था, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहां पर एक तो x वाली टर्म्स बच रही है, ये वाली x1
ये आप देख सकते हैं 2x1 माइनस 3x1 कितना बच गया, माइनस x1 के बराबर। ठीक है, इधर मैंने लिख लिया। इसको और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस x1, इसी तरह इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये बच जाएगा मेरे पास प्लस x2 के बराबर। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, तो x1 बराबर आ जाएगा x2 के। ठीक है, तो 1 1 के लिए ये बराबर रख के हमें ये साबित करना पड़ता है कि x1 और x2 आपस में क्या है, इक्वल। दिस शोज सो f ऑफ x इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए। 4 ऑन टू इसको कैसे लेके चलना है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले हमें क्या साबित करना पड़ता है कि रेंज इक्वल होनी चाहिए किसके, कोडोमेन के। अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाती हैं तो फिर हमारे पास वो फंक्शन ऑन टू होता है। देखिए थोड़ा सा इधर मैं बता दूं, ये डोमेन है, ये डोमेन और रेंज, सॉरी ये कोडोमेन, बी क्या मेरे पास कोडोमेन। अब मुझे रेंज तलाश करनी है तो मेरा काम आसान हो जाएगा, को डोमेन। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे लेके चले। अब अगर इसकी मैं रेंज निकाल लूं, ठीक है, इस फंक्शन की रेंज निकाल लूं, फिर हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको मैंने इस तरह के फंक्शन सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, अगर इसको की रेंज निकालनी हो, ठीक है, कैसे निकालेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x2 x माइनस 2 3, ये फंक्शन दिया है। रेंज निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो और नीचे भी लीनियर फंक्शन हो, ठीक है, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो रेंज निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग के अंदर। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या करना पड़ता है, a बाई सी, ये इसका फॉर्मूला, ये मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब इसमें से a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, इसके साथ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये क्या आ जाएगा 1 बाय 1, तो रेंज मेरे पास क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर मुझे कोडोमेन भी ये दी है, और जब मैंने इसको सॉल्व किया फार्मूले की मदद से मुझे रेंज भी क्या मिली, ये मिली। सो रेंज इक्वल कोडोमेन, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। इट इज आल्सो ऑन टू। ठीक है, ये 1 1 भी है। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दें, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। हेंस फ्रॉम 1 and 2 f of x is बाइजेक्टिव। यही हमने प्रूव्ड करना था कि फंक्शन क्या है, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर मैं आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनवर्स से रिलेटेड है। डोमेन और रेंज तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसके अंदर हमने इनवर्स इक्वेशंस को भी वेरीफाइड करना सीखना है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा।